हेलो दोस्तों, मैं हूं ओवरसीज़ नर्स सोल्यूशन से नोमान। आज एक और नर्स की कहानी हम लोग लेकर आए हैं। वो नर्स हमारी अपनी ओवरसीज़ नर्स सोल्यूशन की नौरीन साहिबा हैं। हम इनको हमारे शो में वेलकम करते हैं नर्स लाउंज के एक एपिसोड में। इसमें हम लोग नर्सेज़ की स्टोरीज़ जो डॉक्यूमेंट करते हैं, कैसे स्ट्रगल करते हैं नर्सेज़, कहाँ से अपना करियर स्टार्ट करते हैं और अपने करियर में कहाँ तक आगे जाते हैं। तो इस हवाले से आज हमने नौरीन को दावत दिया है। तो सबसे पहले हम अपने पूरी नर्सिंग कम्युनिटी की तरफ से नौरीन को थैंक यू करना चाहेंगे कि शी एग्रीड टू गिव अस टाइम और अपना स्टोरी शेयर करने के लिए यहाँ आई हैं। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच नौरीन। और इसके साथ साथ अपने बारे में थोड़ा बताइएगा कि आपकी स्टोरी क्या है, आप करंटली कहाँ हैं और कहाँ से आपने स्टार्ट किया था अपना जर्नी। थैंक यू सो मच नोमान। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो मैं एग्री ही नहीं थी अपनी स्टोरी बनाने के लिए। मैंने नोमान से कहा कि आजकल कौन स्टोरी के बारे में सोचता है। नर्सेज डोंट वांट टू लिसन द स्टोरीज, दे ओनली जस्ट वांट टू सी देयर ड्रीम्स इनटू रियलिटी। तो नोमान ने कहा कि एक आप जो है ना ओवरसीज़ नर्स सॉल्यूशंस में, जैसे मैं लोगों के लिए एक मिसाल हूँ या एग्जाम्पल हूँ, इस तरह आप भी एक लोगों के लिए एग्जाम्पल है। लोग आपको भी देख के फॉलो करते हैं। तो हम एक लाइफ स्टोरी बनाते हैं, मतलब आपकी लाइफ के ऊपर हम बात करते हैं। तो आई सेड ओके फाइन। तो फिर हमने, नोमान ने ह्यूस्टन में, आपको पता है एक्सपो हमने किया था कल, और उसकी वजह से नोमान इधर ही थे। तो हमने सोचा कि हम अपनी लाइफ के बारे में भी आपको थोड़ा सा बताते हैं। वैसे तो आपने बहुत नाम सुना है ओवरसीज़ नर्स सॉल्यूशंस में, नौरीन कामरान। पाकिस्तान में मैं कराची से ताल्लुक़ रखती हूँ। मेरा ताल्लुक़ आगा खान कम्युनिटी से है और मैंने अपनी जो नर्सिंग की एजुकेशन है वो बेसिक एजुकेशन मैंने आगा खान यूनिवर्सिटी से हासिल की है। और उसके बाद आप दुबई गई, फिर सऊदीया भी गई कुछ टाइम के लिए। सो मेरा बेसिकली ये था कि मैंने स्टार्टिंग से ही आगा खान स्कूल से पढ़ा, फिर आगा खान यूनिवर्सिटी से नर्सिंग की। फिर आफ्टर मैरिज में दुबई आ गई। मतलब मेरा बेटा था छोटा, 3 या 4 साल का। उसके बाद मैं दुबई आ गई। दुबई आई वर्क लाइक अराउंड 13 ईयर्स। उसमें एज अ स्टाफ नर्स से लेके जो है वो मैनेजरल पोस्ट तक समझो कि काम किया, और फिर लीडरशिप पोस्ट तक काम किया, और फिर उसके बाद मैं यूएस से मूव हो गई। नाइस नाइस, इट्स अ नाइस जर्नी। सो आपका बेसिक स्कूलिंग कहाँ से हुई थी? आप शुरू में कराची से, आपने बताया आप कराची से आपका ताल्लुक़ है, तो शुरू में स्कूल कौन सा था या कहाँ पढ़ी थी आप? तो शुरू में मैं गार्डन एरिया में रहती थी, और फिर उसके बाद हम लोग साइट एरिया में मूव हो गए थे। और इसके बाद जो है हमारी स्कूलिंग जो थी वो आगा खान जिम खाना स्कूल थी, जो गार्डन से, अगर मेरे कुलीग्स देखते होंगे पुराने तो वो मुझे जानते होंगे, और कुछ मेरे नर्सिंग के डिप्लोमा होल्डर्स भी होंगे जो AKU से जिन्होंने किया होगा, हमारी फैकल्टीज़ या टीचर्स। तो यस, मेरी स्कूलिंग जो थी मोस्टली मेरी आगा खान से ही रही है। स्कूल भी, बेसिक स्कूल्स भी, और मेरा बेसिक फाउंडेशन ऑफ नर्सिंग भी आगा खान से रहा है। दैट्स वाई आई वुड से लाइक आई एम हियर बिकॉज ऑफ आगा खान इज़ वन ऑफ द फाउंडेशन ऑफ माई बिल्डिंग। दैट्स वाई आई एम हियर इन USA। तो आपको पता है कि शुरू में नर्सिंग का इतना बड़ा स्कोप नहीं था, और मेरे फादर जो थे, हम लोग एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखते थे। साइट एरिया में थे, घर अपना था माशाल्लाह, बट लेकिन आपको पता है कि फादर और मदर उस टाइम पे, आप अगर अपने भी फादर और मदर को देखो तो दे आर नॉट एजुकेटेड, दे वर नॉट एजुकेटेड। तो मेरे फादर अकेले ब्रेड अर्नर थे, और मेरे ख्वाब थोड़े बड़े थे। मैं अपनी फैमिली में थोड़े बड़े बड़े ख्वाब देखती थी इन टर्म्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, क्योंकि मैं अपने फादर को जब हार्ड वर्किंग करते हुए देखती थी तो मैं चाहती थी कि नहीं, वो जो हार्ड वर्किंग कर रहे हैं, क्या अगर मैं कुछ ऐसा हेल्प करूं या मैं कुछ इस तरह का पढ़ूं कि मैं अपने जब तक मेरे डैड जिंदा हैं मैं उनको ये सुख दे सकूं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, लेकिन उससे पहले, हाँ यस, तो उससे पहले मैं अपना ख्वाब नहीं पूरा कर सकी। लेकिन यस, माय मदर इज़ स्टिल अलाइव एंड शी इज़ वेरी हैप्पी दैट आई एम हियर। तो मेरा ये ख्वाब था कि मैं CA करूं। उस टाइम पे हम लोग जो है वो मैट्रिक में हुआ करते थे, उस टाइम पे ग्रेड 10 में होते थे, और जिस बच्ची के भी मुंह पे सुनो तो वो ये कहते थे हम चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे बिकॉज इट्स अक्वायर सो मच ऑफ मनी, आप बाहर जा सकते हैं। उस टाइम पे नर्सिंग का इतना ज़्यादा में स्कोप नहीं था, राइट। CA बहुत मशहूर था, CA बहुत मशहूर था, और उसी से ही आप अपना घर अच्छा बना सकते थे। मैंने लोगों को बंगलोज में, बैंगलोज के अंदर शिफ्ट होते हुए देखा है जो CA करते थे, लेकिन इतना टफ था। बट आई वॉज गुड इन स्टडीज़ फ्रॉम द बिगिनिंग। तो मुझे इतना भरोसा था, मतलब ऐसा था कि मैं कर लूँगी। बहुत लोग बोलते थे नहीं आप नहीं कर सकोगे क्योंकि उसमें लोग रह जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं, इस तरह की बातें सुनते थे, फेल होते हैं। एंड यस, और इवन जो CA वाले थे, मैं उसके घर एक दफ़ा पहुंच गई जबकि मैं छोटी सी थी, और उन्होंने काफ़ी, मतलब उनके वाकई बाल झड़े हुए थे, और मैं एक दफ़ा उनके घर गई और मैंने कहा कि मुझे ना आपके जैसा बनना है, यू आर माई आइडियल।
तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप कर सकते हो, और लेकिन अभी आपकी वो एज नहीं है कि मैं आपको गाइड कर सकूं कि आपको क्या करना है। एनीवे, जब मैंने अपना मैट्रिकुलेशन कर लिया, फिर मैंने अपना इंटरमीडिएट किया, तो उस वक्त तक वो वहाँ से शिफ्ट हो चुके थे, और मैंने अपने फादर से कहा कि मुझे सीए ही करना है। तो मेरे फादर ने कहा देखो मैं आपके सीए करने पे मुझे कोई एतराज़ नहीं है, बट चूंकि उस सीए की जो है वो इतनी फ़ीस है जो मैं अदा नहीं कर सकता, और मेरे पास 2 और बच्चे हैं, मतलब मेरे एक भाई और मेरी एक बहन है, तो उनको भी मुझे पढ़ाना है, एंड एवरीबडी इन फ्रंट ऑफ मी इज़ इक्वल, कि अगर मैं आपको आला तालीम दूँ तो उनका भी कोई कसूर नहीं है। तो मेरे डैड ने सिर्फ मुझे ये बोला कि मैं नहीं कर सकता हूँ, और स्पॉन्सरशिप का कोई ऐसा उस टाइम पे इतना वो नहीं था कि अगर आप अच्छे मेरिट्स पर भी आते हो। उस टाइम मैंने बोर्ड में भी पोजीशन लिया था, लेकिन उस टाइम पे सिर्फ एक मेरिट होटल में एक फंक्शन होता था, वो भी आगा खान कम्युनिटी के बच्चे जो मेरिट पोजीशंस पे होते थे तो उनका होता था, तो बस वही एक मैंने देखा। उसके बाद कोई स्कॉलरशिप्स का कोई ऐसा रूल नहीं था, और वो भी इतने बड़े टारगेटेड सीए के ऊपर। तो मैंने बहुत ज़्यादा सोच विचार के बाद सोचा, मैं क्योंकि आगा खान कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो मैं अपने इमामुल वक्त को बहुत फॉलो करती थी। तो उनका एक फरमान था कि आने वाले दौर में टीचिंग या नर्सिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हेल्थ फील्ड में उन्होंने थोड़ा सा इंपॉर्टेंस दिया था। टीचिंग का मुझे वैसे ही शौक़ था, लेकिन फिर मैंने ट्यूशन्स पढ़ाना शुरू किया। तो आई वॉज फीलिंग कि नहीं, ट्यूशन पढ़ा के या टीचिंग करके आई कैन नॉट अर्न सो मच ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड ऑल। मैंने कहा व्हाई नॉट ट्राई द नर्सिंग। तो मेरी फ्रेंड्स थी कुछ आगा खान यूनिवर्सिटी उस वक्त जा रही थी, उस वक्त फॉर्म्स जमा हो रहे थे, तो आई डिड द सेम एंड मेरा सिलेक्शन हुआ। उसके बाद मैंने स्टार्ट किया। आफ्टर 6 months आई रियलाइज दिस इज़ नॉट माई फील्ड, क्योंकि वहाँ पे बहुत आपको मतलब हर चीज़ के बारे में सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ के बारे में बताया जाता था कि आपको पेशेंट्स के साथ जाना है, करना है, और आपको पता है पहले हेड टू टो पूरा केयर करना होता था, जिसमें बेसिक केयर्स होती थी, जिसमें मैं कंफर्टेबल नहीं थी। तो आप मैट्रिक के बाद गई थी? नहीं, मैं इंटरमीडिएट के बाद तो मतलब कहने का मकसद किस डिग्री में अप्लाई किया था आपने? तो मैंने डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग में अप्लाई किया था, क्योंकि मैंने बाद में पोस्ट आरएन किया था। तो डिप्लोमा ऑफ नर्सिंग किया था। तो मुझे जो सबसे पहली चीज़ तो जो मुझे नर्सिंग से दूर करी थी, पहले तो मैं बहुत एंथुसियास्टिक थी कि मैं जाऊँगी नर्स बनूंगी, बिकॉज मेरे कॉलोनी से जब भी नर्सेज निकलती थी AKU का ड्रेस पहन के, सो आई वॉज सो इंस्पायर्ड। दिस इज़ द सेकेंड प्रोफेशन आई वॉज इंस्पायर्ड आफ्टर द CA। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी ऐसी बन के जाऊँगी, वो भी ऐसे ड्रेस पहनती है, तो आई विल वेयर द सेम ड्रेस। आई वॉज attracted towards the nursing dress. This dignity inspired me a lot. तो अंदर प्रोफेशन के बारे में नहीं आइडिया था, बट तो मुझे जब मैं आगा खान यूनिवर्सिटी में सिलेक्शन हुआ तो मुझे एक फैकल्टी ने पूछा कि आपने नर्सिंग क्यों चूज़ किया, क्योंकि पता है आपको कि जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हो उसके बाद एक स्टेज होता है जिस पे आपको इंटरव्यू देना पड़ता है, और इंटरव्यू के बगैर वो आपको नहीं सिलेक्ट करते, भले आपके हाई स्कोर्स भी हो। तो टीचर ने मुझसे पूछा कि आपने नर्सिंग प्रोफेशन ही क्यों चूज़ किया, तो मैंने उसको सिर्फ बोला, मैंने कहा जो उसका ड्रेस है ना वो मुझे इतना पसंद है कि जब मेरे कॉलोनी से नर्सेज निकलती हैं ख़ास तौर पे AKU का ड्रेस पहन के, तो मैं समझती हूँ कि शायद वो ड्रेस मुझे उतार के दे, मैं अभी पहन लूँ। तो इसलिए मैं इसके लिए नर्सिंग करना चाहती हूँ। तो शी वॉज लाफिंग बट शी वॉज सो इंस्पायर्ड, और फिर मुझे रिजल्ट मिला कि आई गॉट एडमिशन इन नर्सिंग, और फिर इस तरीके से मैंने नर्सिंग में एडमिशन लिया। आफ्टर 6 months आई फाउंड कि ये बेसिक केयर्स मतलब मेरा दिमाग ही अकाउंटिंग था, मैं उस वक्त एक्सेप्ट नहीं कर पा रही थी। 6 months बाद मैंने अपने फादर से कहा कि आई वॉन्ट टू क्विट द प्रोग्राम। तो मेरे फादर ने बोला कि नो, इट्स नॉट गुड हैबिट, और मैं आपको ये एक्सपेक्ट नहीं करता हूँ, ना मैंने आपको इस तरह की तरबियत दी है कि आप एक चीज़ सेलेक्ट करने के बाद उसको छोड़ दो। अब आपने स्टार्ट किया, आप 3 years पूरा कंप्लीट करो, उसके बाद आपको ये कंटिन्यू नहीं करना है तो नो वरीज अबाउट इट। फिर उसके बाद आप कोई और चीज़ चूज़ कर लेना, बट स्टार्ट ट्राइंग डूइंग दैट। अच्छा, उस वक्त आप लोग फ़ी पे करते थे या इट वाज वो भी स्पॉन्सर्ड होता था? तो उसमें ये होता था कि आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस भी मिलता था, और समटाइम्स अगर आपके GPAs गुड होते थे तो आपको स्कॉलरशिप्स भी मिल जाती थी। तो मैंने डेफिनेटली फाइनेंशियल असिस्टेंस पे भी अप्लाई किया था, और उसमें ये था कि आप जब पढ़ लेते हो तो उसके बाद वो आप लोगों को जो है ना पे ऑफ करना होता है, कुछ अमाउंट होता है वो पे ऑफ करना होता है, कुछ ऑलरेडी फाइनेंशियल असिस्टेंस से वो हो जाता है फैमिली बैकग्राउंड चेक करके। तो मेरे फादर अकेले ब्रेड अर्नर थे, और मैंने आपको बताया था हम लोग साइट एरिया में रहते थे, तो इतना अच्छा सोशो इकोनॉमिक इतना अच्छा नहीं था, तो उस बेसिस पे मुझे फाइनेंशियल असिस्टेंस मिला था। और ये फाइनेंशियल आपके स्टेटस के हिसाब से एक आइडियल डिग्री भी थी, क्योंकि आप लोगों को फीस कैश में नहीं देना था, जैसे CA में आप कह रही थी
कि ज़्यादा फीस देना था, इसमें कोई फीस भी नहीं था? तो मैंने क्या किया, जब मैं नर्सिंग में गई तो एक तो यूनिफॉर्म, फिर जब मैंने नर्सिंग में अंदर गई तो 6 मंथ्स मैंने बोला मैं छोड़ दूंगी। उसके बाद मेरे फादर ने मुझे इंसिस्ट किया कि नहीं आप इसको 3 ईयर कंप्लीट करो। तो मैंने पहला काम किया एक नर्स का इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। मैंने उससे पूछा मुझे बताओ मंथली कितना कमाती हो? तो उसने मुझे बताया मैं 5,000 रुपीज़ कमाती हूँ। 5,000 तो मेरे लिए वो बहुत मतलब बड़ा अमाउंट था, क्योंकि जो 2,000 भी कमाता था इट वॉज इनफ। जब मैं ग्रेजुएट हो रहा था तो 18,000 था, तो मुझे बहुत ज़्यादा लगे थे उस वक्त, मुझे सेम फीलिंग होती सही है ना। तो मुझे उस वक्त 5,000 बहुत बड़े लगे, तो मेरे दिमाग में लालच आ गया नहीं ये नर्सिंग को कंटिन्यू करना चाहिए, क्योंकि ये मुझे 5,000 पर मंथ देगी। और अब ट्यूशन में शायद 10-20 रुपए कमाती होगी। तो ट्यूशन पे उस वक्त 50 रुपए एक बच्चे के आते थे, वो भी अगर मैट्रिक का बच्चा है तो। अगर वो पूरा महीना पढ़ा के ना, पूरा महीना पढ़ा के 50 रुपए देन आपके सामने 5,000 देख के तो मैं तकरीबन कोई 15-20 बच्चे पढ़ाती थी और मुझे महीने के 1100-1200 मिलते थे। तो जब मैंने सुना कि 5,000 रुपए, तो मैंने वहीं से अपना दिमाग चेंज कर लिया। मैंने बोला आई विल कंटिन्यू द सेम प्रोफेशन। नाइस मोटिवेशन। सो या तो नाइस मोटिवेशन। तो मुझे उस नर्स ने कहा मुझे 5,000 पर मंथ सैलरी मिलती है। तो मैं घर गई तो मैंने अपने डैड को बोला कि आई एम कंटिन्यूइंग द प्रोफेशन। तो मेरे फादर एकदम से हैरान हो गए। उसने बोला कि कल तक तो हाँ अचानक से क्या हो गया, कल तक तो तुम बिल्कुल जिद पे थी कि मुझे कंटिन्यू ही नहीं करना है। तो मैंने बोला आई विल टेल यू लेटर व्हेन आई विल ग्रेजुएट। तो मेरे फादर ने कहा ठीक है। तो इस तरह करते करते मोटिवेशन से मैंने फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया। जब फर्स्ट ईयर मैंने कंप्लीट कर लिया तो मुझे इंटरेस्ट खुद ब खुद आ गया। फिर मैंने ये सोचना छोड़ दिया कितना पैसा है कितना नहीं है। फिर जाहिर बात है जब आप फर्स्ट ईयर कंप्लीट करें तो आपके फ्रेंड्स बन जाते हैं, एनवायरनमेंट में आप एडजस्ट हो जाते हो। जब आप क्लिनिकल्स एक्चुअली में करना शुरू करते हो बेसिक्स केयर को हटा के, तो फिर आपको मज़ा आता है। लाइक आप आईवी कैनुलेशन कर रहे हो या फिर आप पेशेंट के साथ अकेले असाइन हो रहे हो, एक स्टाफ नर्स आपको सुपरवाइज कर रही हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो। बस ऐसा होता है बस जल्दी से थर्ड ईयर खत्म हो तो मैं अपना पेशेंट लेना शुरू करूँ, तो इंडिपेंडेंट काम करूँ। तो उस वक्त मैं काफ़ी एडजस्ट हो गई थी। और जब मैंने अपना डिग्री लिया तो उस टाइम पे जो है ना क्या कहते हैं मेरे फादर ने कॉन्वोकेशन अटेंड किया। तो मैंने अपने फादर को तब बताया। आपको पता है मैं क्यों कन्वेंस हुई थी? मेरे फादर ने बोला क्यों कन्वेंस? क्योंकि ट्यूशन मुझे सिर्फ 1,200 दे रहा था और ये मुझे अब मैं स्टार्ट कर रही हूँ तो मुझे 6,000 देगा। अच्छा। उन्होंने बोला कि अच्छा अगर मुझे पहले पता होता कि तुम्हारा मिशन जो था वो पैसा था तो मैं आपके रास्ते में कभी नहीं आता। और मैं आपको यही बोलता कि हाँ मैं मतलब मोटिवेट करता आपको कि हाँ आप यही करो, बट आप खुद ही मोटिवेट हो गई ड्यू टू प्रोस्पेरिटी। अच्छा वो कब के ग्रेजुएट हो गई थी आप? ये क्या कौन सा साल था? मैंने एक्चुअल में ग्रेजुएट किया 2002 में। 2002 में yes. डिप्लोमा से ग्रेजुएट हो गई। देन उसके बाद क्या आगे नर्सिंग में आपने काम शुरू किया AKU में? फिर मैंने उसके बाद डायरेक्टली इमीडिएटली काम मैंने AKU में शुरू किया और AKU में मैंने आई थिंक ओनली 2006 तक काम किया। उसके बाद किस एरिया में थी? मैं न्यूनेटल ICU में थी। अच्छा न्यूनेटल ICU में थी। वहाँ से मैंने मतलब अपना नर्सिंग का जो एक्सपीरियंस था इनिशियली वहीं से लिया। और फिर उसके बाद मैं किसी रीज़न से मतलब वहाँ कंटिन्यू नहीं कर पाई थी क्योंकि बच्चा अभी छोटा था और शिफ्टिंग करना थोड़ा मुश्किल होता था। उसके बाद मैंने वहाँ से क्विट करने के बाद मैंने OMI ज्वाइन किया और OMI में भी मुझे शिफ्टिंग्स में प्रॉब्लम लगती थी। और OMI में मैंने NICU ज्वाइन नहीं किया था, डायरेक्टली एमरजेंसी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया। तो वहाँ पे मैंने हार्डली कोई 3 to 5 मंथ्स काम किया। एंड देन आई हैव जॉइन पटेल हॉस्पिटल। और पटेल हॉस्पिटल में मैंने एज अ नर्स मैनेजर ज्वाइन किया। और नर्स मैनेजर ज्वाइन करने के बाद मैंने अपना पोस्ट RN कंप्लीट किया। फिर मैंने मुर्शिद हॉस्पिटल में भी काम किया। इसी तरह से पोस्ट RN आपने कहाँ से किया? मैंने पोस्ट RN डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से किया। उधर स्कूल भी डाउ यूनिवर्सिटी का ही था? तो या ओझा कैंपस से मैंने अपना पोस्ट RN BSc कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद मैंने फ़ौरन जैसे ही मैंने कंप्लीट किया तो हम बकाई में हम दोनों ने साथ पढ़ाया। तो जैसे ही मैंने अपना पोस्ट RN कंप्लीट किया तो वहाँ पे हमारी डायरेक्टर होती थी मिस अमीना मेवावाला। शी यूज्ड टू बी आवर फैकल्टी इन AKU। तो उसको देख के मुझे मोटिवेशन मिला कि ये हमारी जो फैकल्टी है वो ही वहाँ की डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है। तो देन आई जस्ट अप्लाई देयर। और फिर उसके बाद मैंने आई थिंक 1 साल पढ़ाया बकाई में। एंड देन आई मूव टू मतलब मैंने शायद 1 साल भी नहीं पढ़ाया होगा। आई मूव टू दुबई। जैसे ही मैं दुबई मूव हुई तो उसके बाद लाइफ आपको पता है बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाती है। जो आगे जाता है वो कभी पीछे जाना नहीं चाहता है।
तो आई स्टार्टेड 6,000 रुपीज फ्रॉम AKU एंड देन दुबई आई स्टार्टेड 6,000 दिरहम्स। तो मतलब हर मेरा फिगर जो था वो 6,000 पे ही चल तो रहा वी कैन गेस आपने फिर USA में 6,000 से ही शुरू किया होगा डॉलर से। सो अल्हम्दुलिल्लाह 6,000 कुछ भी नहीं है। अगर आप कमाने पे आए तो मतलब अगर रेगुलर सैलरी कमाओगे तो आई वुड से कि आप 8,000 तक आपकी 6 शिफ्ट्स में भी बन सकती है। डिपेंड करता है आप किस स्टेट में काम कर रहे हो और डिपेंड करता है कि आप किस एरिया में आपका होता है, किस हॉस्पिटल में, क्योंकि हॉस्पिटल की भी लेवल्स हैं इधर। हर हॉस्पिटल एक जैसा नहीं आपको ऑफर करते हैं। हर हॉस्पिटल यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट ऑफरिंग्स करते हैं। विल कम टू दैट वन। दुबई आई फिर वहाँ NICU ही ज्वाइन किया या कोई आपने? नहीं, मैंने सिर्फ NICU में काम किया। दुबई में मैंने न्यूनेटल ICU में काम किया। तो आप लाइसेंस लेकर विजिट पे दुबई आई? नहीं, हाँ, मैं लाइसेंस लेके विजिट पर दुबई आई और वहाँ जाके मैंने खुद से अपना जॉब सर्च किया। NICU ही टारगेट किया आपने? NICU ही टारगेट किया मैंने। एक्चुअली मुझे NICU में जॉब मिलने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा था दुबई में, क्योंकि स्पेशलाइजेशन ईजिली नहीं मिलता है वहाँ पे। नहीं, उसका रीज़न ये नहीं था। जिस हॉस्पिटल में मैं जा रही थी वो मुझे एक ही चीज़ बोल रहे थे कि आपका नर्स मैनेजर का एक्सपीरियंस है, यू आर नॉट ऑन बेड साइड। अच्छा अच्छा। तो हमें ऐसा चाहिए जो बेड साइड पर हो। बट फिर इस तरह से स्ट्रगल करते करते एक हॉस्पिटल में वॉक इन इंटरव्यू था और आपको पता है वॉक इन इंटरव्यू में वो सिर्फ CV स्क्रीन करते हैं नाम का, बट बेसिकली वो आपकी नॉलेज चेक करते हैं। तो वन ऑफ द NICU मैनेजर चेक माई नॉलेज और उसने मुझे शॉर्ट लिस्ट किया। दैट वाज फॉर NICU वॉक इन इंटरव्यू था। उसने मुझे NICU के लिए जो है वो शॉर्ट लिस्ट किया और शॉर्ट लिस्ट करने के बाद मुझे बोला कि हम आपको बताएंगे अगर आप सिलेक्टेड हो तो नेक्स्ट डे मुझे कॉल आ गया नेक्स्ट इंटरव्यू के लिए। इस तरह करते करते मेरा उसने वो एक्सेप्ट किया। जो उसने बोला आपकी नॉलेज अच्छी है तो वी कैन गिव यू चांस फॉर द बेड साइड नर्सिंग। और फिर उसने मुझे बेड साइड नर्सिंग के लिए कौन सा हॉस्पिटल था ये? कैनेडियन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल। दुबई में? दुबई में। ओह नाइस। पहले मैंने अमेरिकन स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में दिया बट उनका थोड़ा हायरिंग प्रोसेस लंबा था। उससे पहले मुझे कैनेडियन स्पेशलिस्ट ने एक्सेप्ट कर लिया तो आई एक्सेप्टेड द फर्स्ट ऑफर। मैंने ज़्यादा लंबा टाइम नहीं लिया। How long it took for you to get the job? So maybe less than 1 month. Wow, nice. Less than 1 month. उस शायद टाइम उस पे वक्त मिल जल्दी जाती थी। मिलते उस थे वक्त ना, जल्दी है मिल ना? जाती और थी। लोग ज़्यादा दुबई नहीं जाते थे वहाँ हाँ, पे। तो उस वक्त मुझे मिल जाती थी और फर्स्ट डे पे मुझे प्राइम मेडिकल से कॉल Offer आया आया था, अच्छा। जैसे ही मैंने किया प्राइम मेडिकल से कॉल आया बट वो मुझे 4,000 दरहम दे रहे थे। तो मुझे वो समझ में नहीं आता। मैं 2012 की बात कर रही हूँ, बल्कि 11 की बात कर रही हूँ। जब मैं आया था तो it took me 9 months to get a nice job. नो मुझे प्राइम मेडिकल से उसी टाइम कॉल आ गई और कॉल आने के बाद मुझे बोला कि आपको 4,000 देंगे एंड दे वर नॉट गिविंग मी NICU जॉब, दे वर गिविंग मी आई थिंक लाइक अ क्लिनिक जॉब एंड आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन क्लिनिक जॉब। तो मैंने मना किया। फिर उसके बाद मुझे जॉब ढूंढने में जब भी मुश्किल क्यों आया, क्योंकि मुझे कभी डर्मा क्लिनिक से कॉल आ रहा है, कभी मुझे साइकोलॉजी क्लिनिक से कॉल आ रहा है, स्प्लिट शिफ्ट्स में कॉल आ रहा है। आई वाज नॉट इंटरेस्टेड क्योंकि मैं एक बार बेड साइड छोड़ चुकी थी ना, मैनेजर लेवल पे गई थी। तो मुझे ऐसा था कि नहीं, मुझे आगे जाना है तो मुझे बेड साइड ही कंटिन्यू करना चाहिए। तो आई वाज लुकिंग फॉर ओनली बेड साइड। तो फिर मैंने NICU ज्वाइन किया। फिर इस तरह NICU में मैंने काफ़ी टाइम गुजारा। फिर मेरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो शेख खलीफा जनरल हॉस्पिटल उमल क्वीन में, मेरा वहाँ पे एक ही साल में, जैसे मैंने दुबई में काम किया, सेकेंड ईयर में मेरा गवर्नमेंट जॉब हो गया। जैसे गवर्नमेंट जॉब हो गया तो मैंने वहाँ गवर्नमेंट जॉब में आइडियली 10 to 11 ईयर्स ऑलमोस्ट मैंने वहाँ पे स्पेंड किए। उसके मुझे 11 ईयर्स में से भी मैंने कोई 8 साल बेड साइड पे काम किया होगा। उसके बाद मुझे लीडरशिप, हाँ, फिर उसके बाद वाज इन शारजा और उमल क्वीन में था। क्योंकि गवर्नमेंट फैसिलिटी है तो आप यू विल नॉट गेट मोर इनटू इट, मतलब आपको जितना मिले। अच्छा, मुझे लीडरशिप्स रोल स्टाफ नर्सेस में भी मिलते थे बट बाकायदा रोल्स जो है ना वो आपको मतलब मुझे 8 ईयर्स वहाँ काम करने के बाद जो 9th ईयर था उसमें मुझे लीडरशिप्स रोल मिलना शुरू हो गए कि मतलब वी वर मैनेजिंग स्टाफ्स एंड मतलब फिर बेड साइड से इतना ज़्यादा नहीं कनेक्टेड थे बट स्टिल वी वर लुकिंग सुपरवाइजिंग एंड समथिंग था या। तो मतलब इतना मैंने टाइम दिया और 12 ईयर्स के बाद मैं USA आ गई। तो अभी आपने उस बीच में आपने इंक्लेक्स का जर्नी कब शुरू किया या US का जहन में कैसे आया, किसने बताया? जब मैं UAE आ रही थी तो UAE का भी किसी को नहीं पता था कि कैसे करना है रजिस्टर, क्या करना मैं और आप साथ काम कर रहे थे, मुझे नहीं पता था आप इधर क्योंकि हाँ, लोग नहीं बताते ना, पसंद नहीं करते कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। तो मेरा भी यही था कि मैंने किसी को एक्सपोज नहीं किया था वर्कप्लेस पे स्पेशली नहीं बताना चाहते। तो यस, मैं नहीं बताना चाह रही थी। जब मेरा DHA पास हो गया था ना, क्योंकि उस टाइम नया नया ऑनलाइन DHA निकला था। पहले तो ये होता था नर्स विजिट पे आती थी, 2-4 इंटरव्यू के क्वेश्चन पूछ लिए तो नर्स को लाइसेंस मिल जाता था एंड स्टार्ट वर्किंग। हाँ, ऐसा था।
मेरे स्टार्ट करने से पहले। फिर जैसे ही जब मैंने इनरोल करना शुरू किया तो मुझे नहीं पता था DHA का कैसे अप्लाई करना है। उस टाइम पे इंटरनेट भी इतना कॉमन नहीं था, लोग फेसबुक्स पे नहीं होते थे, सब कुछ था। तो उसी दौरान मैंने अपना डॉव यूनिवर्सिटी से BSN कंप्लीट किया था और मैंने बकाई में स्टार्ट किया। तो मुझे किसी ने रेफरेंस दिया कि दुबई में ये पर्सन है जो लाइसेंसिंग काम करते। देन आई अप्रोच टू हिम एंड देन ही डिड माई लाइसेंसिंग वर्क एट दैट टाइम। बट उसके पीछे मुझे जो लर्निंग मिली वो ये था कि जब उसने मेरा लाइसेंसिंग प्रोसेस करना शुरू किया तो उसके बाद आई वॉज लाइक मैं उसकी मोहताज होके रह गई थी। मतलब वो मुझे बोलेगा ये यहाँ जॉब के लिए अप्लाई करना है तो यहीं करना है। मतलब ही वॉज और शी वॉज फोर्सिंग मी। अगर डरमा आ रहा है तो डरमा को एक्सेप्ट कर लो, अगर नहीं किया तो फिर आपकी नाराज़गी शुरू हो जाती है। तो आई एम नॉट कि कोई हमको होल्ड करे, आपको एटलीस्ट चांस होना चाहिए कि भाई मेरे पास 1 महीने का वीज़ा है तो एटलीस्ट मैं देखूँ तो सही। तो इस तरह से मुझे थोड़ा सा ये चैलेंज फेस करना पड़ा था। यहाँ पर मैं किसी को जानती नहीं थी तो पैदल जाना पड़ता था। मेट्रो का किराया ज़्यादा लगता था बिकॉज आप पाकिस्तानी रुपीज़ में जाते हो तो एकदम दिरहम्स आपको बहुत महंगा लगता है। तो मेरे साथ मेरा एक कुलीग होता था जुल्फ़िकार, हम दोनों ने डाउ में साथ नर्सिंग कंप्लीट किया था पोस्ट RN। तो वो हमारा फैमिली टर्म्स था। तो मैं उसके साथ दुबई आई, वो और मैं दोनों हाफ खाना शेयर करते थे। बाय वॉक अगर मेट्रो स्टेशन अगर 5 मिनट के रास्ते पर है तो हम दोनों वॉक करके चले जाते थे, लाइक ब्रदर एंड सिस्टर, बातें करते करते चले गए। तो इस तरह हम लोगों ने काफ़ी स्ट्रगल किया, बट एटलीस्ट हमने 1 मंथ के अंदर रहते हुए जो आइडियल जॉब मुझे चाहिए थी वो मैंने ले ली। नाइस। तो मतलब हाँ, वो मैंने ले ली। उसमें स्ट्रगल करना पड़ता है, ये नहीं कि आप घर में बैठे हो लैपटॉप से अप्लाई कर रहे हो तो आपको आंसर आ जाए। शुरू में मिल जाते हैं लेकिन आपके उसके हिसाब से नहीं होते हैं। तो आई वेंट टू ईच एंड एवरी हॉस्पिटल इन द HR डिपार्टमेंट। कभी तो सिक्योरिटी बाहर से भी निकाल देता था, बट आई वाज गेटिंग चांस कि कहीं से वो इधर उधर फिजिकल आप लेके जाते थे? फिजिकल में HR तक पहुंच जाती थी। मतलब ईमेल था बट इतना ट्रेंड नहीं हुआ शुरू हुआ। ईमेल्स में वो सिक्योरिटी नीचे से वो एक पेपर दे देते थे, ये यहाँ अप्लाई कर दो। तो मैं उस पर बिलीव नहीं करती थी। तो मैं बोलती थी कि नहीं, मुझे HR तक किसी तरह पहुँचना है। और इसी तरह हुआ। वॉक इन इंटरव्यू मैंने सब कुछ दिया। उसके बाद वॉक इन इंटरव्यू में मुझे उन्होंने जॉब के लिए ऑफर किया, सब कुछ किया। वहाँ से मुझे कॉल आया कि आपको 3 दिन क्लिनिकल देना पड़ेगा बिकॉज यू आर आउटसाइड बेड साइड एक्सपीरियंस। अगर चार्ज नर्स को समझ में आया, मैनेजर को समझ में आया तो वी विल ऑफर यू। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने 3 दिन काम किया। 3 दिन में से जो सेकंड डे, मतलब फर्स्ट डे काम किया, सेकंड डे पे मुझे चार्ज नर्स ने बोला क्या आप हमारी फेवर कर सकती हो, हमारी स्टाफ शॉर्टेज है, इंस्टेड ऑफ गिविंग 4 आवर्स आप मुझे आज 8 आवर्स दे दो, तो कल आपको मैं 4 आवर्स, मतलब 2 दिन में आपका कंप्लीट हो गया और मैं डायरेक्टर को बोल दूंगी कि आप कंफर्म हो और हम आपको ऑफर लेटर भेजेंगे। ड्यू टू सम रीजंस शायद डायरेक्टर साइन करने के लिए मौजूद नहीं थी और मेरा प्रोसेस डिले हो गया। तो आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज कि अभी मेरे पास 1 हफ्ता रह गया, बल्कि 1 हफ्ते से भी कम रह गया, मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा करके। तो मैं कैनेडियन हॉस्पिटल में जैसे ही एंटर होने के लिए गई तो मुझे सिक्योरिटी गार्ड ने वहीं से भगा दिया। उसने बोला कि नहीं, अगर आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो आप जाओ यहाँ से। तो मैं कोशिश करती रही, काफ़ी देर गेट के बाहर खड़ी रही कि वो सिक्योरिटी गार्ड जाए तो मैं एक्सेस कर सकूँ HR तक। तो जैसे ही वो इधर से उधर हुआ, मैं फ़ौरन अंदर गई और अंदर जाते ही मैं ऊपर HR में बिल्कुल टॉप फ्लोर पे चली गई और मैंने बोला कि मुझे अभी तक मेरा ऑफ़र लेटर नहीं आया है। तो उन्होंने कहा कि आपका ऑफ़र लेटर रेडी है बट मैम सीट पर नहीं है, तो वो जैसे ही साइन करेंगे तो होगा। तो इत्तेफाक की बात भी मैं जाने लग रही थी तो वो जो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग थी जो सिक थी, वो HR में ऐसे ही आ गई, मतलब उसका ऑफ था बट वो आ गई और मैंने इसको वहीं पकड़ लिया, मतलब अप्रोच कर लिया। वो सिक्योरिटी गार्ड सोच रहा होगा कि मैंने किस तरह, मतलब चैनल क्रॉस करना अच्छी बात नहीं होती, बट हम पाकिस्तानी ट्रेन से आते हैं तो हम बोलते हैं हर मुमकिन कोशिश करें और एंड तक जाएं। और लेकिन कुछ लोग ऐसे भी करते हैं, अगर सिक्योरिटी ने मना किया तो वो वापस घर चले जाएंगे। हाँ। कोई एक्स्ट्रा स्टेप नहीं लेंगे। लेकिन मैं थोड़ा सा मैंने वो कर लिया था। मैंने कहा था नहीं, मैं करके ही जाऊंगी क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं। और आगे जाने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी है कि यू टेक एन एक्स्ट्रा स्टेप। हाँ, तो मैंने फिर HR तक पहुंची। HR के बाद वो डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग, इत्तेफाक से अल्लाह भी मेरे साथ ही था उस दिन, तो वो ऐसे ही आई है उस दिन और मैंने उनको बताया तो उसने बोला कि ओके आई विल गेट द पेपर, देन आई विल साइन एंड वी विल इन्फॉर्म यू। तो आई थिंक मैं 2nd या 3rd डे पे मुझे HR से कॉल आ गया था और उन्होंने मेरी सारी जो ओरिजिनल डिग्रीज होती है ना वो जमा कर ली। तो मैंने कहा अब तो मुझे पाकिस्तान वापस जाना है, मैं ओरिजिनल डिग्री क्यों रख रहे हो? तो उसने बोला नहीं, बाद में लोग जाते वापस नहीं आते हैं, तो दिस इज द गारंटी कि आप वापस आओगे। तो आई यू गोइंग बैक टू पाकिस्तान। सो बिकॉज मेरा ये नहीं था ना कि मैं वापस मतलब वहाँ रुकूंगी, छुट्टियाँ लेकर आई थी, तो मुझे रेजिग्नेशन पीरियड कंप्लीट करना था। फिर मैं गई वहाँ पे, रेजिग्नेशन पीरियड कंप्लीट किया और फिर उसके बाद मैं वापस दुबई आई और फिर मैंने इस तरह से 12 इयर्स कंप्लीट किया। जब मैं दुबई में 2014 में थी तो मेरे साथ डिफरेंट नेशनलिटी के लोग काम करते थे। मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी फिलिपिनो को, वो लोग बहुत आगे होते हैं और आपको बताने से भी घबराते नहीं हैं, मतलब आपको टीच करते हैं। तो आई सो देम दे वर डूइंग
एनक्लेक्स दैट टाइम, तो मैंने उनसे लर्न किया। पहले उन्होंने मुझे बोला नॉर्दर्न मेरियाना आइसलैंड, क्योंकि उस टाइम पे भी CGFNS के बगैर वो लोग करते थे फिलिपिनोस का। तो आई थॉट कि मेरे लिए भी अच्छा ऑप्शन होगा। तो उनकी कोई वेबसाइट नहीं होती थी, आपको डायरेक्ट कोरियर करना होता था, सब कुछ करना था, तो ओनली यू आर डिपेंडिंग ऑन द ईमेल। तो वेबसाइट पे कोई कुछ भी नहीं बताता था। तो मैंने बोला ठीक है, तो मैंने अपना कोरियर किया। और मैं इतनी, मतलब मैं बताऊं कि मैं समझूं कि मैं उस टाइम पे इतनी इमेच्योर थी टूवर्ड्स टेक्नोलॉजी और ये सारी चीज़ें। एक कोरियर जो 150 दिरहम में जा रहा है, मैं उसको 400 दिरहम में भेज रही हूँ। क्यों? कि वो फेडेक्स है। तो यही चीज़ दूसरे लेपर्ड वाले भी बेचते थे, लेकिन मैंने 400 दिरहम में भेजा। अब भेजा तो कोई आंसर नहीं, कुछ भी नहीं। मैंने एक दिन फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपकी जो है ना एजुकेशन पाकिस्तान की, तो वी नीड द CGFNS। तो फिर मेरा वहीं पे टूट गया कि मुझे कुछ पता ही नहीं CGFNS के बारे में, मैं क्या करूँगी, क्योंकि फिलिपिनो तो वो बोर्ड ढूंढ रहे थे जो CGFNS के बगैर हो। उसमें से एक ये था बोर्ड। फिर आई लॉस्ट द होप एंड एवरीथिंग। एंड देन वन डे मेरी फ्रेंड ने बोला, मैंने H1B फाइल किया, मेरा हो गया, क्योंकि मेरी मॉम उधर ही रहती है, तो आई गॉट इट। उसको देखने के बाद मुझे थोड़ा सा एहसास हुआ कि नहीं है ना, मुझे भी वापस अप्लाई करना चाहिए। देन आई चोज़ द बोर्ड, फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ नर्सिंग। वही बात होती है कि हम लोगों को नहीं पता होता है चीज़ों का। फिर एक और दोस्त मेरे साथ ऐड हो गई मेरी कम्युनिटी से, हम दोनों ने फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ नर्सिंग अप्लाई किया। फर्स्ट अटैम्प्ट में पास कर लिया, बट कॉन्स के बारे में नहीं पता था कि आपको फॉरेन नर्सिंग लाइसेंस नहीं मिलता है। क्यों? आप जब यहाँ नहीं आते हो, आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं, आपको लाइसेंस नहीं मिलता है। सो फिर NCSBN के स्कोर पे ही मुझे जॉब ढूंढनी थी, तो मुझे जॉब ढूंढने के लिए बहुत मुश्किल हुआ। वहाँ से फिर मैंने अपना लाइसेंस को पासिंग स्कोर पे, मैंने अपने कैंडिडेट परफॉर्मेंस पासिंग स्कोर पे दूसरे बोर्ड में गई, फिर वहाँ से दूसरे बोर्ड में गई, फिर वहाँ से एक्चुअल बोर्ड में गई जहाँ पे मुझे आना था। तो आप उस वक्त कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं था जैसा अभी हम हेल्प करते हैं, वैसा कोई था या नहीं था, या आप बस रैंडमली चीज़ें कर रहे थे? ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं था। मेरी आदत है बहुत ज़्यादा रिसर्च करना, चीज़ों को बार बार कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना। इस तरीके से मैंने अपना प्रोसेस खुद किया, हर जगह खुद किया। मतलब किसी से कोई हेल्प नहीं ली, ना मीडिया इतना तेज था, ना रिक्रूटर्स इतने थे जो पहले आते थे और दुबई में इस तरह रिक्रूटिंग वगैरह करते थे या फ्री में ऑफर्स करते थे। ऐसा या रिसर्च कर रही थी, जहाँ लग रहा था वो कर रही थी, देन नहीं होता था फिर वापस शुरू करती थी, एक बैक एंड फोर्थ चल रहा था। बैक एंड फोर्थ चलता था, कॉलिंग्स होती थी, बोर्ड्स में बात करना, ये करना, ये सब। उसके लिए मेरे हिसाब से ना नोमान, कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कि आप ये बोलते हो, जब आप एनक्लेक्स करने जाते हो तो आप पहला क्वेश्चन ये क्यों करते हैं, नर्सिस क्यों करती है, कि इंग्लिश लैंग्वेज ज़रूरी है कि नहीं है। ये चीज़ें इंसान के अंदर होनी चाहिए कि इंग्लिश लैंग्वेज डेफिनेटली आप किसी भी कंट्री में जा रहे हो बहुत ज़रूरी है। और बोर्ड से बात करके, इस तरह करके ही मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आया। और डेफिनेटली हमारा बैकग्राउंड अच्छा था, तो उसके लिए भी हमें इंग्लिश में कभी भी प्रॉब्लम नहीं हुई, थैंक्स टू अवर टीचर जो आखान यूनिवर्सिटी के टीचर्स हैं, कि हमें कभी भी उर्दू का इन्वायरमेंट दिया ही नहीं उन्होंने। लेकिन कहने का मकसद है कि इस तरह से करके मैंने सीखा। और काफ़ी 50 स्टेट्स का समझो मुझे पूरा पता चल गया कि कौन कहाँ जाता है, कैसे आता है, कैसे करता है, सारी चीज़ों का। तो आपने एग्जाम कब दिया एनक्लेक्स का? तो मैंने 2018 में एग्जाम दिया एनक्लेक्स का। ओके, देन यू गॉट एन ऑफर? सॉरी 2018 में मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया, 2019 की जनवरी में मैंने एग्जाम दिया। उसके बाद इट टुक यू 1 hour टू डू द प्रोसेस, जो कि 3 महीने में हो सकता था। हाँ, तो क्यों 1 hour लिया, उसका भी रीजन था क्योंकि मैं NMI के पीछे अपना टाइम जाया किया। कोई मेंटर भी नहीं था ना, कोई बताने के लिए भाई इस कंट्री में आंसर नहीं आ रहा था, इस कंट्री में सही है आपके लिए, या ये करो, या ये प्रोसेस सही, ये स्टेप्स हैं, वो बताने वाला नहीं था। अच्छा, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि CGFNS के बगैर ना कोई बोर्ड होगा ही नहीं, इस तरह मुझे पता था। मुझे न्यूयॉर्क का तो कोई आइडिया नहीं था कि कोई ऐसा बोर्ड भी होगा जो मुझे इसके बगैर भी एक्सेप्ट करेगा, जैसे NMI करता है, जैसे कैलिफोर्निया करता है। मैंने कैलिफोर्निया में अप्रोच करने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं है, तो वी कैन नॉट डू दैट। फिर मुझे कोई और बोर्ड नहीं मिला, तो मैंने सिंपली जो है वो फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ नर्सिंग चूज़ किया। फ्लोरिडा बोर्ड ऑफ नर्सिंग ने भी बोला आपको CGFNS देना है, बट द गुड थिंग उनकी वेबसाइट है, आपको पता चलता है आपका प्रोसेस कहाँ तक पहुँचा, कैसा पहुँचा, तो वे आउट था आपके पास, तो इसलिए मैंने वो चूज़ किया। और फिर इस तरह से मैंने अपना एनक्लेक्स 2019 में क्लियर किया। जब मैं 19 में क्लियर करने के बाद इंग्लिश टेस्ट पास किया, अपना I-140 फाइल किया, तो उसी टाइम कोविड आ गया, तो इसलिए मुझे 2 साल और वेट करना, बल्कि 2 साल से ज़्यादा ही वेट करना पड़ा। दैट्स व्हाई आई वाज लेट। अदरवाइज आप भी 2021-22 में आ जाते और मैं भी उसी टाइम पे। और इत्तेफाक की बात है, बकाई में भी हम साथ थे, और फिर जब हम लोग एक दूसरे को देखा US कर रहे थे, तो इत्तेफाक से पता चला कि हम लोग एक साथ ही कर रहे हैं, और फिर हम शेयर्स भी करते थे कि भाई हम ये कर रहे हैं। और फिर आपने अपना एम्बेसी पाकिस्तान शिफ्ट किया था ना, या नहीं किया था? हाँ, मैंने अपना एम्बेसी पाकिस्तान शिफ्ट किया था। उसका रीज़न ये था कि हम दुबई में रहते हैं और मल्टीनेशनल पीपल होते हैं, और मैंने नहीं किया था, तो मेरा डिले हो गया, आपका थोड़ा जल्दी हो गया उस वजह से। वो भी रीज़न था उसका। तो आप UK चले गए थे ना उस दौरान, आपने बोला मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, मैं UK जाऊंगा बिकॉज आई डोंट वांट टू स्टे हियर एनीमोर। मैं
मैं यूके का जब मेरा हो गया तो मैं क्यों अपॉर्चुनिटी वेस्ट करूं, मतलब आपने बोला कि मैं उसको भी एक्सप्लोर करूं। तो आप कोविड के बाद यूएस आई फिर? तो मैं कोविड के इमीडिएटली ख़त्म होने के बाद तो नहीं आई, क्योंकि तब एम्बेसी जस्ट ओपन हुए थे और जितने एग्जिस्टिंग केसेस थे उन्होंने वो बुलाना शुरू किया, और इत्तेफाक से कमबख्ती ये थी कि पाकिस्तान का नंबर ही नहीं आ रहा था अबू धाबी दुबई में नहीं आ रहा था, ट्रू। तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही कंट्री के लोगों को बुला रहे थे, और यस, और वो भी रैंडमली बुला रहे थे, जिनका बाद में भी है उनको भी पहले बुला रहे थे। तो मैं इस बात से बहुत अपसेट हुई क्योंकि मेरे बाद जिन मेरी फ्रेंड्स ने अप्लाई किया था इसी कंट्री से, उसका सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, उसका रीज़न ये था कि कोविड में इनको नर्सेस चाहिए थे, तो यहाँ पे इनका एक सर्कुलर निकला था कि जो नर्सेज हैं उनको बुला लो, तो वो कोशिश करके जो भी हैं लाइन में बुला रहे थे रैंडमली। बट अगर रैंडमली भी बुला रहे थे तो रैंडम में हम भी खड़े थे, बट वो सिर्फ एक ही कंट्री को प्रेफरेंस दे रहे थे, which was not I mean I was not getting into it कि वो लोग क्यों एक ही को बुला रहे हैं। पॉसिबल है। तो ऐसी सूरत में हम मेरी एक फ्रेंड थी इंडियन, उसका भी यही केस था कि वो 10 साल 15 साल से वेट कर रही थी, मगर उसको वहाँ अबू धाबी में बुला नहीं रहे थे। शी गॉट सो अपसेट एंड मैड। उसने बोला मैं अपना ट्रांसफ़र कर रही हूँ इंडिया में। तो मैंने बोला इंडिया में आप जाओगी, फिर वहाँ से अलग लाइन में आपका नया नंबर स्टार्ट होगा। इसने बोला मैं रिस्क ले रही हूँ। मैंने कहा ओके। व्हेन शी टुक रिस्क, इवन शी वाज नॉट लाइक कॉल्ड बाय द एम्बेसी, मैंने सोचा इसने किया है तो मैं क्यों नहीं, है ना। तो मैंने बोला इधर तो वैसे भी अबू धाबी में इतना तो वेट करना ही पड़ रहा है, क्यों ना अपना कंट्री में करते हैं। तो मेरे हस्बैंड एग्री नहीं थे जाने के लिए। पहले उन्होंने कहा कि भाई वहाँ कंट्री में बड़े प्रॉब्लम्स होते हैं, कभी एम्बेसी बंद है खुली है, पासपोर्ट रख लिया तो हाउ यू गोना ट्रैवल अगेन बैक टू दुबई, क्योंकि आपको तो आना है रेजिग्नेशन पीरियड देने के लिए। मैंने बोला रख मोला त्यास चलते हैं करके। तो फिर मैंने स्टार्ट किया, रिस्क लिया। फिर रिस्क लेने के बाद मैंने पाकिस्तान एम्बेसी में जैसे ही अपना केस सबमिट किया, आप यकीन नहीं करेंगे विदिन 15 डेज मुझे एम्बेसी से मैसेज आ गया कि आपका इंटरव्यू जो है ना वो इस डेट को स्केड्यूल कर दिया गया है। और आई वॉज सो हैप्पी। फिर हमने अपना स्टार्ट किया जो मेडिकल का प्रोसेसिंग है और ये सारा चीज़ें, होटल बुकिंग एंड ऑल, एक्साइटमेंट में अभी भूल भी गई हूँ कि मैंने क्या क्या किया था। अच्छा, इंग्लिश के स्कोर्स के बारे में बताइएगा। उधर आपने थोड़ा स्ट्रगल किया या इट वाज इजी? तो मेरे लिए नहीं, मेरे लिए बहुत इजी था क्योंकि ऑनलाइन स्टार्ट हो चुका था आइल्स। तो ऑनलाइन में ये होता है कि आप जाके वहाँ पे मतलब राइटिंग लिखने की जगह जो आप कंप्यूटर में, मुझे सबसे अच्छी क्या चीज़ लगी थी राइटिंग में, जब आप लिख रहे होते हो तो आपको वर्ड्स काउंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप टाइप कर रहे होते हो तो आपको आ जाता है कि 150 हो गया और 250 हो गया। तो मैं बहुत आसानी से, मुझे फर्स्ट टाइम में मेरा निकल गया था। तो और क्योंकि आप दुबई में भी काम कर चुकी थी तो एक तरह से वो भी था। और मतलब मुझे ना आइल्स हमेशा से अच्छा लगता था। मैंने कभी OET अटेम्प्ट करने का वो नहीं किया। हाँ, लेकिन ये है कि OET को एक्सप्लोर ज़रूर किया, लेकिन OET इतना वो मेरा इतना वो रहा नहीं है। आइल्स मुझे बहुत पसंद है क्योंकि वो शुरू से आपको पता है हम कहीं भी कोई क्लास मिली थी आपने खुद ही ऑनलाइन? तो ऑनलाइन में मटीरियल अवेलेबल था। मैं कीट्स की वीडियो सुनती थी। कीट की वीडियो होती है और एक एलिजाबेथ की वीडियोस होती थी, वो मैं सुनती थी। उसमें वो पूरा मैं पैटर्न्स बताते हैं। ऑनलाइन ही आपने तैयारी की? और हाँ, मैंने ऑनलाइन ही तैयारी की। मैंने क्लासेस इसलिए नहीं ली क्योंकि मैं जब पाकिस्तान में थी, कराची में, आपको पता है आप हर कंट्री के लिए ट्राई करने की कोशिश करते हो। तो पहले मैंने ऑस्ट्रेलिया के लिए अप्लाई करने के लिए कोशिश की थी। तो उस टाइम पे वो 7-7 मांगते थे। तो मैंने एक बार ब्रिटिश काउंसिल के साथ क्लास लिया था और उसमें मैंने एग्ज़ाम नहीं दिया था बट क्लास लिया था। इट वॉज सो एक्सपेंसिव। तो मैंने बोला अभी क्लास लेती हूँ, बाद में एग्ज़ाम दूंगी करके। फिर मैंने छोड़ दिया था उसको। फिर जब मैं दुबई आई तो कभी ऐसा कनेक्शन नहीं रहा, मगर कुलीग्स के साथ आप हमेशा इंग्लिश में बातचीत करते हो, आपकी रीडिंग अच्छी हो जाती है, राइटिंग अच्छी हो जाती है, सब अच्छा हो जाता है। तो मैंने इतना ख़ास ध्यान नहीं था, घर पर ही तैयारी की थी कुछ। और एक आता है IELTSfree.com करके आपका मटेरियल, आप उसमें रीडिंग की प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइटिंग भी कर सकते हो, सब कर सकते हो। मैंने भी उसी तरह किया। और उस टाइम कोविड भी आ गया था ना, तो मतलब फिजिकल चीज़ें कम हो गई थी। तो ऑनलाइन था तो फिर मैंने उसी के लिए किया। और फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे जितने रिक्वायर्ड स्कोर चाहिए थे उससे थोड़े ज़्यादा ही आ गए थे। बट आई मीन ओवरऑल मेरा 6.5 आ गया था। आई एम काइंड ऑफ अ पर्सन, मैं भागती हर चीज़ के पीछे हूँ और मुझे स्ट्रगल भी बहुत, और उसमें मज़ा भी आता है ना। वंस यू गेट समथिंग, एक चीज़ अचीव हो जाती है, नेक्स्ट वाला करना और इजी हो जाता है। स्ट्रगल भी करना पड़ता है मुझे। और अगर आपको पहले बोलते आप लाइसेंस करो, आपको बोरियत होती है, आप ना करती। तो इसीलिए मैं अपने एप्लीकेंट्स को बोलता हूँ कि यार आप एक दफ़ा इंक्लेक्स कर लो, IELTS से इजीली निकल जाएगा। देन आप US कब मूव हो गई फिर? तो फिर मैंने US 2023 के अगस्त में मैं मूव हो गई थी और मैं डायरेक्टली टेनेसी गई थी। और टेनेसी में जाने के बाद मुझे सोशल सिक्योरिटी नंबर विदिन 10 डेज मिला और 15 से 20 डेज के अंदर मुझे ग्रीन कार्ड पोस्ट हो गया। और मैंने अपना आपके लिए और आपके पूरी फैमिली के लिए जब आप लैंड करते हो ना, तो आपको पता है आप EB पे लैंड करते हो तो वही आपका जो लैंडिंग डे होता है ना,
वो आपका EB3 आप जब रिसीव करते हो ना, वो डेट वही होती है। वहीं से आपका मैंने ग्रीन कार्ड शुरू होता है। मैंने 12 अगस्त को लैंड किया था, तो जब मुझे ग्रीन कार्ड पोस्ट हुआ तो वो 12 अगस्त का ही पोस्ट था, और सी से 10 इयर्स में एक्सपायरी, इसको मैं रिन्यू करा सकती हूँ। तो आप सिटीजनशिप के तो लिए यही मैं नर्सिस को बताना चाहती हूँ, EB3 इज मींस व्हेन यू आर लैंडिंग सिंस दैट डे यू आर ऑन ग्रीन कार्ड। वो अलग बात है, वो प्रिंट होके आपके घर में 60 डेज में पहुंचता है, 30 डेज में, बट यू आर लैंडिंग ऑन ग्रीन कार्ड। जो फर्स्ट डे से आपको बेनिफिट्स मिलेंगे वो बेनिफिट्स जो ग्रीन कार्ड होल्डर को मिल रहे हैं, सेम बेनिफिट्स, मतलब आप USA में आ रहे हो बेनिफिट्स के साथ। अच्छा, आप जब टेनेसी आई तो आपको अगेन NICU मिला या आपने किसी और? नहीं, मैंने स्टार्टिंग ही NICU से किया था। मैंने लेवल 4 NICU से किया था, जहाँ ECMO डायलिसिस सब कुछ होता है, एंड देन आई गॉट अ गुड एक्सपीरियंस हियर। और फिर इसके बाद कुछ रीजंस की वजह से मैं टेक्सास आ गई, जैसे मेरे बेटे का यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया, तो आई नीड टू मूव। अच्छा, तो उधर भी आपने बेड साइड ही किया और थ्रू आउट बेड साइड ही करती रही, इधर मैनेजमेंट की तरफ आपने मूव नहीं किया फिर? अच्छा, तो यहाँ पर ये है कि यहाँ पर जब मैं टेक्सास मूव हुई तो यहाँ पर बहुत जल्दी लीडरशिप में मुझे रोल मिल गया। टेनेसी में आपने कितना ईयर गुजारा? हार्डली 1 ईयर। 1 ईयर, और बेड साइड ही किया आपने, और यहाँ पे भी आप बेड साइड NICU कर रही हो? बेड साइड NICU प्लस समटाइम्स आपको जैसे लीडरशिप में भी रोल मिल जाता है। आप इंटरेस्टेड हो लीडरशिप की तरफ जाने में, या यू आर ओके? तो मैं बिल्कुल ज़रूर लीडरशिप के रोल्स में जाने के लिए बहुत इंटरेस्टेड हूँ, बट स्टिल मेरा जो एक्सपीरियंस जो बेड साइड का ना, वो भी मैं नहीं छोड़ना चाहती सेम टाइम। तो यहाँ पर आपको पता है नर्स प्रैक्टिशनर का बहुत ज़्यादा फैशन है, तो मैं नर्स प्रैक्टिशनर को भी एक्सप्लोर करना चाहती हूँ, क्योंकि आप अपनी ही फील्ड में नर्स प्रैक्टिशनर होते हो, तो आप एक हॉस्पिटल में जैसे एक रेजिडेंट होता है, डॉक्टर आपका बिग डॉक्टर जो होता है वो आपका घर पे होता है, और जो रेजिडेंट होता है वो कवर कर रहा था, तो नर्स प्रैक्टिशनर यहाँ पे एज अ रेजिडेंट का रोल कवर करती हैं। और जो बिग डॉक्टर्स होते हैं वो आपके ऑन कॉल्स होते हैं, बट वो दे आर समटाइम्स नॉट अवेलेबल इन द हॉस्पिटल। सो नर्स प्रैक्टिशनर के अंडर में पेशेंट्स एडमिट हो रहे होते हैं, तो आपको इतना बड़ा ओनर मिलता है, विच आई थिंक सो आई नेवर थॉट ऑफ दिस काइंड ऑफ डिग्री और दिस काइंड ऑफ ओनर इन द नर्सिंग व्हेन आई गॉट एडमिशन। तो मुझे अगर पहले पता होता तो मैं CA की तरफ भी नहीं जाती। और आप जा भी सकती हो, क्योंकि आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, वो भी NICU में है, तो विच इज़ वेरी वेरी इजी फॉर यू टू डू द। उसका मुझे फ़ायदा ये हुआ ना नोमान, यहाँ पे मुझे एज अ जूनियर नर्स नहीं लिया, लेवल 4 सीनियर नर्स लिया है। मतलब आते ही मैं लेवल 4 सीनियर, जब मैंने टेनेसी ज्वाइन किया था तो मुझे लेवल 3 नर्स लिया था, और लेवल 3 भी यहाँ की जब नर्सेज ग्रेजुएट करने के बाद खासा एक्सपीरियंस होते हैं तब लेते हैं। लेवल 3 नर्स लिया था, क्योंकि उसका रीज़न ये था कि मैं US में नहीं आ रही थी, मुझे यहाँ का एक्सपीरियंस नहीं था, और वो भी रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे। मतलब तो वो भी आप चाहते कि आप सिस्टम में आ जाओ पहले। तो जैसे मैंने यहाँ का एक्सपीरियंस लिया टेनेसी का, और जब मैं यहाँ मूव हो गई तो मुझे यहाँ पे डायरेक्ट सीनियर लेवल 4 पे दे दिया। तो सीनियर लेवल 4 पे जब आते हो तो आपको वो लोग बहुत अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे जो देते हैं, वो यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ देते हैं आपको। जो यहाँ के रेजिडेंट्स आते हैं ना ग्रेजुएट होके, वो डायरेक्ट आपके अंडर में आ जाते हैं। मतलब वो अगर आपको इस काबिल समझते हैं कि आप उनको ट्रेनिंग कर सकते हो या क्लिनिकल्स पे उनको हेल्प कर सकते हो, तो दे विल कीप यू एज अ रिसोर्स पर्सन, प्रीसेप्टर, और वो आपको प्रीसेप्टी मिलती है। तो मतलब ये एक अच्छा ओनर है लीडरशिप का। और समटाइम्स क्या होता है, वो आपको ट्रेन भी करते हैं कि शिफ्ट को कैसे मेंटेन करना है, मैनेज करना है, ये तमाम चीज़ों पे करते हैं आपको मैनेज। अच्छा, टेनेसी में आप शुरू में अपने एम्प्लॉयर के साथ आई थी, एंड आपने कंप्लीट नहीं किया एम्प्लॉयर का, तो ये भी ऑप्शन है, कर सकते हैं नर्स अगर। तो उसमें मैं EB3 पे आई थी, इसलिए आई हैव अ चांस। मैं अगर ब्रेक करती हूँ कोई भी कॉन्ट्रैक्ट, तो मुझे डेफिनेटली उन्होंने जितना मुझ पे स्पेंड किया, आई हैव टू पे बैक, एंड इट वाज अ ह्यूज अमाउंट। ये छोटा मोटा अमाउंट नहीं होता है, बट देन इफ़ यू आर वर्किंग फॉर 1 ईयर, आपके लिए वो अमाउंट कुछ भी नहीं है। सो टेनेसी से आप फिर टेक्सास मूव हो गए, सो यू डिड ट्रांसफर योर लाइसेंस हियर? तो हाँ, मैं वहीं से थी। अब आपको पता है ये तो हमारा अपना काम है, लाइसेंस को रजिस्टर करना। आप किसी जगह भी चले जाओ। फ्लोरिडा का तो मेरे पास पहले ऑलरेडी था ही, और फिर उसके बाद मैंने फ्लोरिडा, क्योंकि उस वक्त उन्होंने मुझे नहीं दिया था, मेरे पास सोशल सिक्योरिटी नंबर नहीं था, तो मैंने अपने टेस्टिंग स्कोर पे दूसरे बोर्ड का किया, फिर उस बोर्ड से जहाँ मुझे टेनेसी जाना था मैंने वहाँ का एक्टिव किया, तो वहाँ का मेरे पास ऑलरेडी था। फिर उसके बाद मैंने टेक्सास का किया, तो आई हैव 4 और 5 स्टेट लाइसेंस, बट मेरे पास ऑलरेडी टेक्सास का है जो मल्टी स्टेट लाइसेंस हो गया, तो मैं ऑलरेडी मोर देन 35 स्टेट्स में काम कर सकती हूँ। बट लेकिन काम तो एक ही में कर रही हूँ, क्योंकि घर कहीं जाना तो कहीं नहीं है, मैं इसी स्टेट में बहुत, क्योंकि ह्यूस्टन अपना देसी है, आपने खुद भी विजिट करके देख लिया, और एक फ्रेंडली इन्वायरमेंट है कि अगर हमारे पाकिस्तान से लोग आते हैं तो उनको कभी भी कल्चरल शॉक नहीं लगेगा। ट्रू। अच्छा, आप दुबई, पाकिस्तान से दुबई, दुबई से US, आप थोड़ा सा कंपेयर भी करते हैं
तो आप बताएंगे कि दुबई से आप जब टेनेसी आए तो व्हाट थिंग्स यू फील कि भाई ये अच्छी थी या ये चीज़ें आप दुबई में मिस कर रही थी? तो जब मैं दुबई से टेनेसी में आई तो सच बताऊं मुझे उसी दिन लगा मैं वापस चली जाऊं। उसका रीज़न ये है कि आप जब पाकिस्तान में होते हो तो बहुत सोशल होते हो, दुबई में आते हो तब भी सोशल होते हो, लेकिन जब आप यूएस में आ जाते हो तो उसकी लाइफ इतनी इजी नहीं है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टेनेसी, कहीं की भी नहीं। जैसे आप चले गए दुबई में तो नीचे चले गए तो ग्रोसरी वाले को फ़ोन कर दिया तो वो घर पे सामान दे के चला गया, या बेकरी वाले को दूध वाले को बोला तो घर आके वो दूध दे के चला गया पाकिस्तान के अंदर कि भाई दूध ले लो ये कर लो। तो ऐसी फैसिलिटी आपको यूएस में नहीं है। तो यहाँ पे लाइफ थोड़ी लग्जरी है, और लग्जरी इन अ सेंस के आप इजी टू एक्सेस बोलते हो वो एक डिफरेंट चीज़ है, और लग्जरी डिफरेंट। हेल्प नहीं है, हाउस हेल्प नहीं है। यहाँ पे आपको अपनी हेल्प खुद करनी है। तो उसमें क्या है, आपके पास फर्स्ट डे से आपको ये पता होना चाहिए गाड़ी कैसे चलानी है, लाइसेंस का आपको सबसे पहले इंतजाम करें, विच इज़ गुड। अगर हम ये सब कुछ कर लेते तो हम अपने खुद डिपेंडेंट हो जाते हैं। इंडिपेंडेंट लाइफ है यहाँ पे। हाँ, अपने 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 ऊपर ही डिपेंड करते हैं, बाकी किसी कोई लोग नहीं होते हैं हेल्प करने के लिए, क्योंकि सब एक ही लेवल पे यहाँ पे होते हैं। और वो लेना मस्ट है, तो इसलिए वो आपकी लग्जरी में भी काउंट हो जाता है। ये ऐसा नहीं है कि नोमान के पास गाड़ी है तो वो बहुत अमीर आदमी, यहाँ लेना ही पड़ता है, बेसिक चीज़। और ये आपकी बेसिक है। मतलब पाकिस्तान में बेसिक रोटी कपड़ा मकान होगा, लेकिन यहाँ पे बेसिक जो है गाड़ी है, गाड़ी घर है। तो फिर गाड़ी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपने मतलब अगर वो है तो आप थोड़ा बहुत अराउंड सराउंड देख सकते हो, वरना सिर्फ ग्रीन के अलावा और कुछ यूएसए में नज़र नहीं आता है, विच इज़ गुड। और वेदर यहाँ का जो इंस्पायर करता है आपको, वो दुबई में ऐसा वेदर आपको नहीं मिलता है, जो कि वेरी फ्रेंकली कि जैसे कभी धूप है, कभी छाँव है, कभी सर्दी है, गर्मी है, बर्फ़ हो रही है, ये सारी चीज़ों का एक्सपोजर मिलता है आपको यहाँ पे। फिर उसके बाद यहाँ डॉलर्स में आप कमाते हो, विच इज़ हाई प्रोस्पेरिटी। और इसमें जैसे अगर आप महीने का 5,000 भी कमा लो एक हिसाब से, तो आपकी फैमिली आप रन कर सकते हो। अच्छा, कुछ लोग नोमान कंप्लेन करते हैं, मैंने आपकी कुछ वीडियोस में भी देखा था कि अगर 2 लोग कमाएं तो ही हो सकता है। उसका रीज़न पता है क्या है आपको? मैंने जो फाइंड आउट किया या रिसर्च किया, आप भी अग्री करोगे, जो लोग एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट साइन करके पहले से आ जाते हैं ना कि वो लोग हमको एनक्लेक्स का भी पैसा दे रहे हैं और इनका भी पैसा दे रहे हैं, उसका भी पैसा दे रहे हैं, तो जब यहाँ आते हैं ना वो लोग स्ट्रगल करते हैं। यही चीज़ के लिए हम ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस नर्सेस को समझाते हैं, ठीक है गुर्बत अपनी जगह, बट एक नर्स चाहे तो बहुत कुछ कर सकती है अपनी लाइफ के लिए। कि अगर आप अपना एनक्लेक्स खुद से करते हैं, आपका सब कुछ आपके अपने हाथ में होता है कि आप किसके साथ साइन कॉन्ट्रैक्ट करते हो। क्योंकि अगर आप ऐसा पकड़ लेते हो ना कि कोई एजेंसी हमको स्पॉन्सर कर रही है, फ्री में कर रही है, सब कुछ फ्री, तो फिर ये हाल होता है। जब आप यहाँ आते हो तो यहाँ 2 लोगों को कमाना मस्ट होता है, क्योंकि आपकी फिर सैलरी उस हिसाब से नहीं होती है जिस हिसाब से कमीशन कट आपकी सैलरी से, उनका जो आपने इन्वेस्ट किया, आप जो डिजर्व करते हो वो आप डिजर्व नहीं कर पाते। इसलिए मैं आते ही बहुत सुकून में थी, क्योंकि सब कुछ हमने खुद किया था। EB3 पे आई, आप देखो मैंने डायरेक्ट हायर था, मैंने कॉन्ट्रैक्ट छोड़ा भी तो उनको कोई इशू नहीं था, मैंने पे किया, मैं निकल गई। वरना लोग पे करने के बाद भी इसी चीज़ों की स्ट्रगल्स में लगे रहते हैं। उसके बाद मैं टेक्सास में भी मूव हुई, सब कुछ खुद ढूंढा, सब कुछ खुद आए। तब तो एजेंसी पीछे नहीं होती है ना, तो आप खुद ढूंढते हो, खुद आते हो, आपको खुद पता होना चाहिए इंटरव्यू में क्या पूछेंगे। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती है आप पे, आप अपने फ्यूचर को कितना दें। अगर आप दूसरों के डिपेंड, इससे पता चलता है आप दूसरों के डिपेंडेंट हैं। एग्जैक्टली। तो जब तक आप दूसरों के डिपेंडेंट रहोगे तो आप फिर वो आपको चलाएंगे, वो अपने हिसाब से चलाएंगे और आप लग्जरीज का वो फायदा नहीं उठा सकोगे जो आपको एग्जैक्टली लेना चाहिए। और इवन मैं तो बोलती हूँ जो लोग 40 साल की उम्र से ऊपर भी हो गए ना, उनको भी एनक्लेक्स ट्राई करना चाहिए। वो लोग मुझे अक्सर औकात फ़ोन करके ये बोल रहे होते हैं अब तो हमारी उम्र गुजर गई है, अब तो बच्चों का है, और वो सिर्फ गल्फ कंट्रीज आना चाहते हैं। दे आर ओनली लिमिटेड टू द गल्फ कंट्रीज। अब प्रॉब्लम ये आ जाता है कि गल्फ कंट्रीज 40 साल के ऊपर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड वो नहीं लेते, बल्कि यहाँ लेते हैं। यूएसए में इवन आपकी एज 50 साल के करीब भी है या 50 से ऊपर भी है, तो भी आपका ग्रीन कार्ड आराम से फाइल हो जाता है। यहाँ जज नहीं करते इनके एज पे, कलर पे, इन पे जज नहीं। ये बहुत फ्रीडम है। नौरीन, आप अभी यूएस में भी आ गई, आपने स्टेट भी चेंज किया, अभी आप टेक्सास में हो, सो यू मस्ट बी हैप्पी हियर। आगे फ्यूचर का भी यहाँ से क्या प्लान है आपका? मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ टेक्सास में आके। एक तो सबसे पहली चीज़ है कि मुझे मेरे हिसाब का माहौल मिल गया जो मैं चाह रही थी, और आगे मेरा यही प्लान है कि मुझे मैनेजमेंट साइड पे जाना है। अगर मैनेजमेंट साइड में जाऊंगी तो मुझे फिर ये होता है कि मेरा बेड साइड एक्सपीरियंस चला जाएगा। फिर मैं दूसरी तरफ सोचती हूँ आई शुड गो फॉर नर्स प्रैक्टिशनर, क्योंकि उसमें फिर आप खुद ही मैनेज कर रहे होते हो सारी चीज़ों को। तो आई एम स्टिल लुकिंग इनटू इट कि मुझे कौन सा वाला चूज़ करना है, ये वाला पार्ट या वो वाला पार्ट। दोनों भी कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं मैनेजमेंट साइड का करती हूँ तो फिर मैं मतलब अगर जैसे हम दुबई का कभी मूव, मतलब एक ऐसा होता है ना, एक सर्टन स्टेज पे आपको ऐसा होता है कि यार
अब आपको कभी ऐसा होता है कि दुबई में काम करना चाहिए, यूरोप में काम करना चाहिए, क्योंकि मैं एक उसमें नहीं हूँ। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे लाइफ लॉन्ग जो है ना एक ही जगह रहना चाहिए। नेक्स्ट पे आप सोचती हो? नेक्स्ट पे सोचती हूँ कि मुझे ऐसा भी करना चाहिए, और मेरे पास ग्रीन कार्ड है तो मैं कनाडा कभी भी मूव हो सकती हूँ, कभी भी जा सकती हूँ। बट मैं कनाडा सोचती नहीं हूँ क्योंकि वहाँ पे थोड़ा ठंडा है तो मुझे उससे थोड़ा प्रॉब्लम है, तो मैं कनाडा जाना नहीं चाहती हूँ। ऑस्ट्रेलिया मेरा कोई कभी मैंने सोचा नहीं, उस तरफ ड्रीम नहीं रहा मेरा ऑस्ट्रेलिया। लेकिन मुझे ऐसा होता है कि मैं दोबारा गल्फ कंट्री जाऊँ, जितना मुझे उसने प्यार दिया है मैं एक बार दोबारा वहाँ जाके काम करूँ। लेकिन मुझे श्योर नहीं है कि मैं करूँगी, लेकिन अगर ऐसा है तो मुझे मैनेजमेंट की डिग्री चाहिए होगी, क्योंकि वहाँ पे फिर मैनेजमेंट के लेवल पे आप अच्छे पोस्ट पे जा सकते हो। लेकिन अभी मेरा ऐसा कोई नहीं है, क्योंकि यूएस में आने के बाद कोई जाता नहीं है, स्पेशली मेरे घर वाले तो कभी भी नहीं जाएंगे, तो आई विल नॉट बी मोटिवेटेड फॉर दैट। आई विल डू डेफिनेटली, आई विल गो फॉर ईदर नर्स प्रैक्टिशनर और मास्टर्स इन नर्सिंग, एंड इंशाल्लाह इसी साल में मेरा स्टार्ट हो जाएगा। वैसे आपका जो एटीट्यूड है, लुकिंग फॉर द बेस्ट थिंग और लुकिंग फॉर द नेक्स्ट थिंग, आई थिंक यूएसए वुड बी वेरी आइडियल फॉर यू, बिकॉज यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ इक्वल मिलती हैं। दुबई में आप एक सर्टेन टाइम पे आके मतलब मैनेजमेंट में then you do not grow much because वहाँ पे इक्वालिटी इतना नहीं है। एक्चुअली मेरा प्लान ये भी है ना कि मुझे नर्सेज को हेल्प करना है, तो इसी वजह से इसी मिशन से हम लोगों ने ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस स्टार्ट किया था, ठीक है। तो मुझे इस बिजनेस में या इस प्लेटफॉर्म पे मुझे ऐसा लगता है हमें इसको भी ग्रो करना चाहिए। एग्जैक्टली बिकॉज क्योंकि हमारे जो कंट्री है ना वो बहुत पीछे है नोमान। तो एक तो मेरा एक आइडियल था कि मैं ना एंक्लेक्स सेंटर पाकिस्तान में होना चाहिए, वो कैसे भी करके किसी भी तरीके से कोशिशों से खुल ही गया वो, ठीक है। एंड आई एम होपफुल कि वो अभी नियर टू फैसलाबाद और इस्लामाबाद और कराची जैसी एरियाज़ में भी खुलने वाला है, एंड आई होप कि वो कंटिन्यू रहेगा। तो हमारा जो मेन टारगेट है वो इस वक्त ये है कि जो नर्सेज है ना उनको ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस दे। नर्सेज को मैं अवेयरनेस देना चाहती हूँ, ये मेरा थोड़ा सा शुरू से शौक भी रहा है और मैं करना चाहती हूँ। तो इसके लिए मैं चाहती हूँ कि जब मुझे क्लिनिकल साइट से थोड़ा वो हो जाए तो मैं फिर से मिडल ईस्ट जाके हमारा ओवरसीज नर्स सॉल्यूशंस का जो ऑफिस है उसको संभालूँ। ज़बरदस्त, वेरी नाइस मिशन, और ये बहुत अच्छा रहेगा पाकिस्तानियों के लिए। अब भी पाकिस्तानियों के लिए है कि आप लोग अपना इंक्लेक्स करो, यहाँ आ जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। नौरीन का आप स्टोरी देख सकती हो, शी एक मिडिल क्लास से ही हम सब का ताल्लुक़ है, आते हैं हम आ सकते हैं, वाई नॉट यू गाइज। तो कोई मैसेज देना चाहती हो जो नर्सेज यूएस आना चाहते हैं या अभी नर्सिंग स्टूडेंट्स हैं, हाउ दे शुड परसू देयर कैरियर एटलीस्ट इस स्टेज तक आने के लिए? तो शुरू में ऐसा होता था कि हम लोग बोलते थे कि नर्सिंग का लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब आप खुद लाइसेंस होल्डर होंगे किसी कंट्री में या अपनी कंट्री में, और एक्सपीरियंस मस्ट है और ये सारी चीज़ों के लिए। तो मैंने और नोमान ने थोड़ा इन चीज़ों को सर्च करना शुरू किया। तो मैं और नोमान अभी इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, और मैं मैसेज देना चाहूँगी कि जो नर्सिंग स्टूडेंट्स बिल्कुल ग्रेजुएट करने वाले हो, लाइक 4th ईयर के लास्ट सेमेस्टर में हो, इंटर्नशिप से पहले उनको लाइसेंसिंग प्रोसेस अपना कर देना चाहिए, ताकि जब वो अपना इंटर्नशिप कंप्लीट करें उस वक्त तक उनका एनक्लेक्स रेडी होना चाहिए। जैसे ही उनका एनक्लेक्स रेडी होता है, प्लीज़ फाइल फॉर यूएसए, क्योंकि यहाँ पे बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपको अपने कंट्री में या गल्फ कंट्रीज़ जैसी जगहों पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है। जब आप अपना इंटर्नशिप कर रहे होंगे, आपका पीरियड वैसे ही आधे से ज़्यादा गुजर चुका होगा, मज़ीद 6 महीने और गुजारेंगे और आप यूएसए में आ जाएंगे। तो जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो अपना काफ़ी टाइम गुजारने के बाद बोलते हैं कि भाई हमें पाकिस्तान में नहीं रहना है, अब हम क्या करें, हमें गल्फ़ में जाना है। तो आपको यकीन माने, जब आप अपना प्लान इनिशियली से आप अपना प्लान करोगे ना कि मुझे 4th ईयर के एंड में अपना एनक्लेक्स का एग्ज़ाम, मतलब जैसे ही मुझे डिग्री मिलती है मुझे अपना एनक्लेक्स का रजिस्ट्रेशन करवा लेना है, और जैसे ही मेरा इंटर्नशिप आएगा, ये आपने गोल रखना है। मतलब ये मैं आपको ये जो बता रही हूँ, ये पॉइंट्स आपने मार्क करने हैं और ये आपने गोल रखना है कि जैसे मेरा इंटर्नशिप कंप्लीट होगा, आई शुड हैव लाइसेंस इन माय हैंड। पाकिस्तान नर्सिंग काउंसिल का लाइसेंस बाद में मिले, पहले मेरा एनक्लेक्स मेरे हाथ में हो। और इवन इस पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। वंस यू गेट द डिग्री, आप हमसे अपना प्रोसेस कराओ। बिफोर यू गेट योर पीएनसी यू विल हैव यूएसए का लाइसेंस। सो देयर आर डिफरेंट राउट्स फॉर दैट। प्लीज़ अनप्रोफेशनल लोगों के पास नहीं जाना, क्योंकि इतना इजी नहीं होता कि आप बगैर लाइसेंस के ले लो, क्योंकि हर चीज़ का एक तरीका होता है, एंड वी हैव एक्सप्लोर्ड दैट मेथड। तो आप हर किसी के पास नहीं जाना, लेकिन अगर आप इंटरेस्टेड हो, वी कैन डू योर प्रोसेस, वी कैन फाइल यू बिफोर योर ड्रीम्स कम इन टू रियलिटी। जो आपने जिस चीज़ के लिए, नर्सिंग के लिए, आप, मुझे पता है नाउ नर्सेस आर कमिंग फॉर एटलीस्ट फॉर द प्रोस्पेरिटी। लाइक मेरा जो 2000 सेकंड मोटिवेशन था जो आपका पैसे का। 2002 में जब मैंने ग्रेजुएट किया था, मेरा तब भी यही था, और आज भी मैं यही बोलती हूँ कि एक ठीक है, प्रोस्पेरिटी तो माशाल्लाह आ गई है,
लेकिन अब ऐसा होता है कि भाई अब लोगों के लिए भी कुछ किया जाए ताकि अपने लोग जो है ना अपनी कंट्री की इकनॉमी अच्छी हो सके बेसिकली। तो उसके लिए भी मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि नर्सिस को सही रास्ता बताऊँ, सही गाइडलाइन बताऊँ। अगर कहीं अटक जाएं, कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो आप ये सोचो आपको कौन निकालेगा बाहर। पाकिस्तान में तो लोगों को इंग्लिश भी सही तरह से बोलना नहीं आती, जो अनप्रोफेशनल लोग होते हैं, जैसे वो लोग नर्सिंग के भी लोग नहीं होते समटाइम्स जो आपका फाइल कर रहे होते हैं, और वो आपको कौन आपके बोर्ड में पूछता फिरेगा, कौन CGFNS में पूछता फिरेगा कि आपका क्या और है। आगे अपॉर्चुनिटी भी देखे ना, कैसी अपॉर्चुनिटी, पर मंथ आप 5,000 से ऊपर कमा सकते हो, तो उसके लिए आप 2,000 देने में आपको क्या मसला है। हाँ। और आप डे 1 से करो, हमारी जैसे टाइम ज़ाया नहीं करना आप लोगों ने। हम देखते हैं अभी हमारे जूनियर्स विदिन 2 ईयर्स 3 ईयर्स आते हैं, जहाँ हमने 5 साल लगाए 10 साल लगाए हैं यहाँ आने के लिए, आप विदिन 1 ईयर 2 ईयर आ सकते हो। और ये मत समझो कि हम लोग एक ही बोर्ड का करते हैं और $2,000 आप लोग के लिए इकोनॉमिकल रखा है और इकोनॉमिकल बोर्ड चूज किया है। अगर आप हायर बोर्ड्स में जाना चाहते हो, कम टू अस, वी विल डू अकॉर्डिंग टू योर विश। इफ यू वांट टू स्पेंड मनी मोर, वी कैन डू दैट वन। बट उसके लिए आप लोगों को हम कोई और सेशन लेंगे, उसमें बता सकते हैं कि जो चूज आप लोग करते हो और पाकिस्तान में ट्रेन जो चला हुआ है CGFNS CGN, व्हाट इज दिस, तो आपको you gotta get the license, that's the thing। जैसे आपने किया, जैसे आपने फ्लोरिडा का किया, then you have to do somewhere else। ये गलतियां आपने नहीं करनी जो हमने की है। तो choose the right person, choose us। हम एक एज ए मिशन की तरह काम करें। और इन देखें हम लोग, अभी मैं मिशिगन से आया हूँ, हम वी हैव अ मिशन, और ये काम है, ऐसा नहीं कि हम कोई पैसे कमाने के लिए या कोई बेरोजगार थे तो हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। हम अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर भी करने आए थे। ऐसा नहीं कि जो हम लोग रिक्रूटमेंट कर रहे हैं उसके अलावा भी अगर नर्सिस के लिए कोई और पाथवे तो हम लोग चूज कर सके। हम लोग इसके लिए यहाँ एक्सपो में अपना टाइम निकाल के अपनी शिफ्ट्स को कैंसिल करके, मतलब उस दिन की अर्निंग को कैंसिल करके हम लोग ये सारा एक्सपो में पार्टिसिपेट करें, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड में पाकिस्तान को हम लोग रिप्रेजेंट करें, जहाँ इंडिया की नर्सिस भी है, जहाँ फिलीपींस की नर्सिस भी है, वहाँ पाकिस्तान की नर्सिस भी रिप्रेजेंट करें, विच इज़ प्राउड। और इसके साथ साथ नौरीन, मैं आपको थैंक यू करना चाहूँगा। आपने अपना टाइम दिया और आप अपना हमेशा टाइम देती हो, और कोई पूछता है तो आप बिल्कुल दिल से पूरा टाइम देकर उनको रिस्पॉन्स करती हो, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आप सोशल मीडिया पे भी काफ़ी नॉलेज शेयर करती हो हमारे नर्सिस कम्युनिटी के लिए, स्टूडेंट्स के लिए बड़ा वो मोटिवेशन होता है, उनकी हेल्प होती है। और आई होप आपकी स्टोरी से नर्सिस रिलेट कर पाएंगे, उसके लिए थैंक यू सो मच। और आज के शो में आने के लिए भी थैंक यू सो मच। कोई और मैसेज आप ऐड करना चाहोगी नर्सिस स्टूडेंट्स के लिए और नर्सिस के लिए, इफ यू वांट? बस मैं यही बोलना चाहूँगी कि जब आपका गोल ट्रांसपेरेंट है ना, तो फिर आपको अपने गोल्स को या अपने ड्रीम्स को रियलिटी में लाने के लिए चीज़ों में जो है ना वो गलत तरीके से नहीं जाना चाहिए। जैसे लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करते हैं, इधर इतने का हो रहा है, उतने का हो रहा है। डू वॉट एवर यू वॉन्ट, एक पाथ चूज करो, जिसके पास जाओ एक पाथ चूज करो, खुद करो तो खुद करो, किसी से करवाना है टाइमली करो और टाइमली पहुंचो, क्योंकि आप यू नेवर नो कब चीज़ें चेंज हो जाए। आज चीज़ें इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है, नर्स के लिए ईजी है, सिर्फ यू हैव टू गेट द लाइसेंस। सो वो करो और पहुंचो। ये मत सोचो H1B बंद हो गया तो EB3 नहीं हो सकता, तो 3 साल है, 2 साल है, नहीं देखते रहो, फॉरन डाइवर्ट, फॉरन। अच्छा, अपने अंदर इतने गट्स है कि नहीं है वो इवेलुएट किए बगैर ऑस्ट्रेलिया का कर लेते हैं। उधर स्ट्रीमिंग प्रोसेस आ गया तो एनक्लेक्स करने की जरूरत नहीं। एनक्लेक्स इज यू विल डू एनक्लेक्स, क्यों? वो आपकी अपनी फील्ड और नॉलेज है, आप उसको बूस्ट करके कैसे भी कर लोगे। मेन थिंग इज इंग्लिश लैंग्वेज। आप इस केपेबल हो कि हर कंपोनेंट में 7 लाओगे, या फिर एनक्लेक्स करने के बाद या एनक्लेक्स करने से पहले सिर्फ 7 के पीछे ही पड़े रहोगे। इफ यू आर गुड इनफ इन इंग्लिश, ओके, यू ट्राई फॉर ऑस्ट्रेलिया, बट एट द एंड यू विल नॉट गेट द जॉब विच वी आर सीइंग के लोगों को आजकल चैलेंजेस हैं। वो पाथवे चूज करो जहाँ स्पॉन्सरशिप आपको मिलती हो फ्री में, जो आपका पूरा प्रोसेस कर सकता हो। आप US आके काम करो, उसके बाद आपको ऑस्ट्रेलिया में काम करना है, यू विल गेट इट वेरी इजीली। बट जिस कंट्री में हम जैसे लोग रहते थे ना, या आप रह रहे हैं, वहाँ से निकलना ही बहुत बड़ी बात होती है। अगर आप निकल गए तो इट्स अ बिग ब्लेसिंग, आप समझो। और आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो जैसे नौरीन ने कहा कि अगर आप जहाँ पे जॉब्स हैं वहीं करो। अभी हम आजकल देख रहे हैं नौरीन, लोग न्यूजीलैंड का कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया का कर रहे हैं, UK का कर रहे हैं। भाई आप डाइवर्ट हो जाते, पैसा तो वहाँ पे भी आपका जा रहा है, आगे जॉब्स नहीं है और आप वो काम कर रहे हो। आई डोंट नो इनको कौन गाइड करता है। जब हम कहते हैं यार यहाँ जॉब्स हैं, यहाँ करो, तो यहाँ करो। कल को अगर कहीं और ओपन होंगी, कहीं और भी ओपन होंगे, हम आपको बताएंगे। एक्चुअली ना ये लोग शॉर्टकट चाहते हैं। एग्जैक्टली, जो टाइम जहाँ पे कम हो, मैं हमेशा बोलता हूँ ये कम पैसे या कम टाइम लगता है उस बेस पे डिसाइड नहीं करो, डिसाइड इस बेस पे करो बेस्ट क्या है। एक्चुअली ये लोग ये शॉर्टकट ढूंढते हैं कि स्ट्रीमिंग प्रोसेस में अगर बाय चांस एज अ फ्लूक A आ गया तो एनक्लेक्स खत्म, सो व्हाट, तो फिर आप इंग्लिश लैंग्वेज। अब अगर वो लोग इंग्लिश लैंग्वेज में अच्छे होते हैं तो कोशिश करते हैं, अच्छा आपरा की पिन सब कुछ NMC रजिस्ट्रेशन सब हो जाता है।
जब वो आपरा की पिन ले लेते हैं सब कुछ हो जाता है, और इसके बाद जब ड्रॉप की बारी आती है तो दे आर सिटिंग लाइक एनीथिंग। काफ़ी सारे लोग स्टक हैं, तो इसीलिए हम लोग ना सिर्फ लाइसेंस का बताते हैं, बाकी जॉब्स का भी गाइड करते हैं। तो डू फॉलो आवर पेजेस, और हमें आप फॉलो करो। कोई सवाल हो तो कमेंट्स में करो, हमें मैसेज करो, हमारे नंबर्स हमेशा सोशल मीडिया पे होते हैं। लेकिन ओवरऑल ये कि जैसे हमने कहा हमारा मिशन है, आप जैसे भी आते हो यहाँ आउट, हमारा ये कि टाइम ज़ाया नहीं करो जैसे हमने किया है, और अपने रिसोर्स ज़ाया नहीं करो, फोकस रहो, बेस्ट के लिए करो। जैसे नौरीन जैसे देखती हो अभी नेक्स्ट देखती है, नेक्स्ट बेस्ट के लिए देखती है, सेम आप भी अपना नेक्स्ट जिस लेवल पे हो, मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, फैकल्टी हो, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी देखो, डू नॉट सेटल। अभी जैसे नौरीन कुड से कि भाई मैं यहाँ सेटल होना चाहती हूँ, बट नो, शी इज सेइंग मैं और देखना चाहती हूँ मैनेजमेंट, नर्स प्रैक्टिशनर, कोई और कंट्री। मैं इतना अब्रप्टली डिसीजन नहीं लेना चाहती, क्योंकि दोनों ही अगर मैं करूंगी तो दोनों ही मुझे सूट करेंगे दोनों, बट देन मुझे लॉन्ग रन में भी देखना है कि मेरा बेड साइड जो है ना वो नहीं जाना चाहिए, और बेड साइड ना जाने के लिए मुझे नर्स प्रैक्टिशनर करना है। अगर मुझे सिर्फ मैनेजमेंट साइड पे रहना है देन आई विल चूज द मास्टर्स इन नर्सिंग, तो उसमें फिर ये कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन रोल्स में चली जाऊंगी। सो आखिर में एक और चीज़ नौरीन बताएगा कि पैसे कितने कमाती हो अभी। यही तो सवाल ये सबका एक्चुअली होता है। कॉन्फिडेंशियल होता है, आई बिलीव ऑन इट कि आपको अभी फिलहाल इन चीज़ों पे नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग करना नहीं चाहते हैं ना प्रोसेस, वो सिर्फ कैलकुलेट करते रहते हैं, और वो जब ऑफर लेटर देखते हैं ना तो वो उसी में पीछे रह जाते हैं कि उसने ये बताया था और मुझे इतना। तो बेटर है कि सिर्फ इस बात पे कॉन्सेंट्रेट करो कि जब आप यूएसए आते हो ना, यू विल बी वेरी वेल्दी, वेरी वेरी वेल्दी। मतलब आपको जो आपने गल्फ में नहीं कमाया वो आप यहाँ कमा लो। पैसों का टेंशन कम से कम खत्म हो जाता है यहाँ पे। बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप अपने फैमिली को, अपने घर वालों को अगर कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना करना है, एवरीथिंग यू कैन अफोर्ड। कोई बेसिक चीज़ें, कोई ये नहीं कि इसके लिए बचाऊंगा, इसके लिए बचाऊंगा, वो जहन से एटलीस्ट निकल जाता है। प्रोस्पेरिटी अच्छी आ जाती है, दिल भी खुल जाता है, दिमाग भी खुल जाता है, आई वुड से। और अगेन थैंक यू सो मच नौरीन आपके टाइम के लिए। वी वर ट्राइंग किया ऐसा कि हम लोग सेशन करें, लेकिन मैं चाह रहा था कि मुलाकात हो, और आज हम अपने ओवरसीज़ नर्स सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करने इधर IPN समिट में आए थे। उधर भी हमने काफ़ी एक्सप्लोर किए हैं जॉब्स, और एम्प्लॉयर से बात की हैं, और हमारे पास आपके पास आपने क्लिक्स पास भी किया, कहीं और से भी किया, तो विद इन वीक हम आपका इंटरव्यू करा सकते हैं। डू कॉन्टैक्ट अस एंड वी आर डूइंग एवरीथिंग आपके इस जर्नी को पाकिस्तान से या जहाँ से भी US आने तक जो भी जर्नी है उसको हम स्मूथ करने के लिए हर स्टेज पे हम काम कर रहे हैं। आज एक पे काम करें, कल एक और पे काम कर रहे हैं। तो हमारे प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े रहेगा, और आप अगर कहीं और से भी करते हैं तो डू कॉन्टैक्ट अस फॉर योर एम्प्लॉयमेंट, और हमारे नंबर सेव करिए। कोई भी मसला हो, इवन यहाँ सेटल होने के टाइम पे भी आपको कोई इशू हो तो यू कैन कॉल अस। तो बेस्ट ऑफ लक नर्सेज, और शेयर करिएगा इस वीडियो को अपने किसी नर्स दोस्त के साथ या नर्स बहन भाइयों के साथ, ताकि वो भी मोटिवेट हो सकें, इस स्टोरी से रिलेट कर सकें कि हम भी कोई डिफरेंट नहीं है, आप जैसे ही लोग हैं हम लोग। तो इसके साथ थैंक यू सो मच नौरीन आपकी तरफ से। थैंक यू। और मैं लास्ट में एक मैसेज देना चाहूँगी, मैंने और नोमान ने एक USA में नर्सेज का ग्रुप बनाया है। अभी तो वो बहुत छोटा है, बिकॉज वी आर फाइंडिंग कि हमारी पाकिस्तानी नर्सेज कहाँ हैं, ताकि हम उनको एक ग्रुप में रख सकें। और फिर उसके बाद सिर्फ पाकिस्तानी नर्सेज जो USA के अंदर है, नॉट USA के बाहर। तो काफ़ी लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, हम नहीं लेते हैं। तो उसका रीज़न ये कि USA के अंदर आपका होना बहुत ज़रूरी है, ये इसकी कंडीशन है। तो उससे ये होगा कि अगर कोई भी डिफरेंट स्टेट में, तो हमें कनेक्शन करने में ईजी रहेगा। तो इससे भी आप लोग की हेल्प हो जाएगी। इसमें ये नहीं है कि आपने अगर प्रोसेस ओवरसीज से किया है तो ही आप उस ग्रुप में आएंगे। अगर आपने कहीं से भी प्रोसेस किया है, बट इफ़ यू आर इन USA, प्लीज़ डू कनेक्ट इन आवर ग्रुप। तो उससे ये होगा कि दूसरे जो नर्सेस आने वाले ना, उनके लिए आप लोग मेंटर्स होंगे। हम लोग कनेक्शन बनाएंगे, ऐसा हम ग्रुप बना रहे, काफ़ी बन गए इसमें। जैसे कोई भी स्टेट में कोई नया नर्स जा रहा है, हम उसके साथ कनेक्ट कराएंगे, ताकि हम तो आपको ऑनलाइन हेल्प कर सकते हैं, या हमारे स्टेट में या हमारे सिटी में हो, अगर नहीं हो तो भी हम उनके साथ कनेक्ट कराएंगे। तो वी आर वर्किंग ऑन लॉट ऑफ थिंग्स। तो हमारे साथ स्टे ट्यून्ड, और हमारे इस प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने।